हम लोग संसदीय समितियां जो है आज हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, अनुदान मांग और लेखा अनुदान मांग के बाद सीधे हम लोग समिति की तरफ चल गए हैं, संसदीय समिति। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि संसदीय समितियां जो हैं वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में जो आई थी उसके तहत भारत में 1921 में ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है, संसदीय समितियां। और बाद में चल के जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से संसदीय समितियों को यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज को जगह दे दी गई, स्थान दे दी गई। तो सबसे पहले ये है कि संसदीय समितियां का यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या काम है, इसका कार्य क्या है, ये काम कम करती है। तो ये प्रस्तावों और योजनाओं की जांच करती है। जो विधानमंडल, विधानसभा, जो विधानमंडल या संसद जो प्रस्ताव तैयार करती है, जो योजना लाती है, उन योजनाओं को जांच करने का काम किसका है? समितियों का। अलग अलग कमिटीज है, समझे। किसी मामले की जांच करती है, सरकार पर कह सकते हो कि ये नियंत्रण करती है। देश डायरेक्ट वे में ये नहीं आप सोच लेते हैं कि भाई हमने एमपी जिता दिया, हमने एमएलए जिता दिया तो वो काम कर रही है। उसके अंडर में भी वो बहुत सारी कमिटीज है जिसको वो कमिटी एमएलए को, एमपी को या मिनिस्टर को यानी कि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है। और ये कंट्रोल करने वाले कमिटियों का नाम हम अभी देखेंगे और इनका सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य है। तो संसदीय समितियों का काम है कि संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो योजना लाता है, उसकी ये जांच करता है कि सही है या गलत है, या कहाँ सुधार करना है और कहाँ पर किस चीज को रिमूव करना है, उसको हटा देना है। किसी मामलों की जांच करेगी। कुल मिला के कहें तो ये सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। और नियंत्रण रखना तो जरूरी है भाई। रेस में घोड़े पर भी अगर नियंत्रण ना रखा जाए तो घोड़ा रेस नहीं जीते, इतना जान लीजिए। इसलिए उस पर लगाम रखाया जाता है, समझे। और घोड़ा जो चलाने वाला होता है ना, उसके हाथ में वो क्या उसको बोलते हैं, चाबुक। वो चाबुक होता है, वो खूब मारता है उसको। भले घोड़ा का दर्द होता है लेकिन उसको डिसिप्लिन वे में ले जाने के लिए वो चाबुक मारता है। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल रखने वाला है, समझे ना, ये लगाम रखता है ये कमिटी। अब इस कमेटी की बात करें अगर हम, संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं अस्थायी समिति और दूसरा होता है अस्थायी समिति। आप इसको तदर्थ समिति कह सकते हो, एडहॉक कमेटी। तो इसमें सबसे पहले है अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी। अस्थायी समिति की चर्चा करें हम, यानी फिर से मैं कह दूं कि संसदीय समिति दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। अब अस्थायी समिति जो होती है उसके अंतर्गत भी दो भाग होते हैं। अस्थायी समिति में भी दो भाग होंगे, एक तो होगा वित्तीय समितियां और एक होगा अन्य अस्थायी समितियां। यानी वित्तीय समिति जो है वो अस्थायी समिति का भाग है, ठीक है, अस्थायी का नहीं। वित्तीय समिति किसका भाग है? अगर हम समितियों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है वो वित्तीय समिति ही है। वित्तीय समिति के अंतर्गत देख सकते हैं आप लोक लेखा समिति, पब्लिक स्टैंडिंग कमिटी, प्राकलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी, लोक उपक्रम समिति यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना, जब कोई तैयारी करता है तो उसका लोक लेखा प्राकलन समिति खूब याद करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी करने के दरमियान में आपको ये खबर होनी चाहिए कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति किसका हिस्सा है? तो वित्तीय समिति का। और वित्तीय समिति किसका हिस्सा है? अस्थायी समिति का। और अस्थायी समिति संसदीय समिति का एक भाग है, ठीक है। तो और अस्थायी समिति का दूसरा जो है वो अन्य अस्थायी समितियां, जैसे अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति जिसको हम कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, विशेषाधिकार समिति यानी कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, विभागीय समिति यानी डिपार्टमेंटल कमिटीज। तो ये जो कमिटी आप अस्थायी समिति के अंतर्गत देख रहे हैं, ये सारे समितियों का अलग अलग काम है। लोक लेखा समिति का अलग काम है, प्राकलन समिति का काम है, लोक उपक्रम समिति का है। और सबको काम जो है ना बांट दिया गया कि आपको ये जांच करना है, आपको ये जांच करना है। जाहिर सी बात है वित्तीय समिति का काम वित्तीय मामलों से संबंधित होगा, ठीक है। और यहाँ पर काम जो होगा वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड ये मामलों को, प्रस्तावों को जांच करेगा।
क्योंकि हमने पहले कहा कि संसदीय समिति का काम ही है प्रस्ताव योजनाओं को क्या करना, जांच करना। तो इन सब का अलग अलग काम बांटा हुआ है। हमारे देश में एक तरीके का तो प्रस्ताव है नहीं, या किसी भी देश में एक प्रकार का प्रस्ताव तो आता नहीं, एक प्रकार की योजना तो होती नहीं है। प्रस्ताव और योजनाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो जब विभिन्न प्रकार हैं तो किसी एक समिति को तो दी नहीं जाएगी। यदि किसी एक समिति को दे दी जाएगी तो वो कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी ना, वो ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए समितियों के भी कई प्रकार हैं और कई प्रकारों में उसके कई उप प्रकार हैं, समझे। अब जो है अगर मैं आपको लेके चलूं अस्थायी समिति में, अस्थायी समिति में तो ये है जिसको हम लोगों को पढ़ना है कि लोक लेखा समिति किसे कहते हैं, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है। केवल कार्य ही नहीं, हमें सदस्यों को भी लेके चलना है कि ये सदस्य कितने होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान को पढ़ना है, नियुक्त होते हैं कि चुने जाते हैं, ये सारे चीज हम लोग को इसमें देखना है जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से। लेकिन दूसरा है, इसको बारे में जानेंगे, दूसरा है अस्थायी या तदर्थ समिति। अब अस्थायी या तदर्थ समिति भी आप दो हिस्से में बटा हुआ देख रहे हैं। जांच समितियां होती हैं और सलाहकार समितियां होती हैं। मैंने पहले वित्तीय समिति पर चर्चा नहीं किया, यानी कि लोक लेखा प्राक्कलन समिति पर चर्चा अभी नहीं किया है, लेकिन मैं समिति के दूसरे प्रकार यानी कि अस्थायी या तदर्थ समिति पर मैंने चर्चा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में पूरा एकदम पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं। तो अस्थायी समिति में है जांच समितियां और सलाहकार समिति। तो यानी कि जांच समिति किसका हिस्सा है, अस्थायी का या कि अस्थायी का? अस्थायी का, ठीक है। और सलाहकारी समिति किसका है, अस्थायी का। तो यानी कंफ्यूजन नहीं होना है, प्राक्कलन समिति अस्थायी, जांच समिति अस्थायी, बहुत अच्छा। सलाहकार समिति अच्छा, अस्थायी, बहुत अच्छा। लोक उपक्रम समिति अस्थायी। इसी तरीके से एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा उंगली चाहे यहाँ रहे वहां रहे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यानी कि जांच समिति जो है वो अस्थायी या फिर हम इसको याद रखना तदर्थ समिति का हिस्सा है, ठीक है। जांच समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी, ये ऐसी कमेटी बनाई जाती है संसद की तरफ से जो किसी तत्कालिक घटनाओं को जांच करने के लिए बनाई जाती है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी ना, गोधरा कांड आई थी ना, जी हाँ, क्या नाम था, साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है। जिन्होंने 12th फेल बनाया था वो इसी उन्हीं हीरो का। तो वो जो साबरमती एक्सप्रेस जो मूवी बनी है वो गुजरात दंगे 2002 पर आधारित वो मूवी है, ठीक है। गोधरा कांड से रिलेटेड है। ट्रेन जो वहां पर जलाई गई थी, जो धार्मिक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो वो जो 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, 2002 में धार्मिक दंगे जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में, तो उस दंगे की जांच करने के लिए जो है संसद ने जो है वो नानावटी आयोग गठित किया गया था। यानी कि नानावटी एक व्यक्ति का नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे, तो उनकी अध्यक्षता में जांच करने के लिए एक आयोग बनी थी, क्योंकि वो तत्कालिक घटना था। अब इसलिए बना कि भाई देखिए जो गुजरात में दंगे हुई, वो दंगे के पीछे का मुख्य कारण क्या है, जांच करना था, जांच करके बताना था। तो भाई गुजरात दंगे के लिए नानावटी आयोग बनाया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि नानावटी आयोग किस दंगे से संबंधित है, गुजरात दंगे 2002। इस आयोग ने फिर जांच भी किया, जांच में बताया गया कि ये जो दंगे हुए, पहले तो ये दंगा मतलब ट्रेन से रिलेटेड था कि भाई ट्रेन में जो आग लगा था उससे रिलेटेड ही इसको अधिकार मिला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे नानावटी आयोग का काम एकदम पूरा गुजरात में जितना भी दंगा हुआ था 2002 में वो पूरा जांच करने के लिए। तो उस आयोग ने जांच किया, जांच करके बताया नानावटी आयोग ने कि ये दंगा जो है वो पूर्व नियोजित थी, पहले से ही डिसाइड था कि भाई यहाँ पर फलाने दिन को फलाने तारीख को इतना बजे फलाने ट्रेन को हम लोगों को शिकार करना है, पहले से ही नियोजित था। इस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया साक्ष्य के साथ। उसके बाद जो है इस आयोग ने, नानावटी आयोग ने यह भी बताया कि इस आयोग में जैसे कि लगातार वहाँ उस वक्त सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन पर भी आरोप लगा गया। तो नानावटी आयोग ने क्लीन किया कि भाई इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मिलीभगत नहीं है, यानी उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन कर दिया।
लेकिन ये अलग बात है कि अभी तक ये बहस लंबी जारी है, अभी भी चलती है इस पर बहस कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, मिलीभगत थी। उसी प्रकार से जांच समिति, यानी जांच समिति का काम ही है कि भाई तत्कालीन घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है ये, और तत्कालीन घटनाओं को क्लियर कर दे, स्पष्ट कर दे, इसीलिए इसको बनाया गया। जैसे मुंबई दंगा हुआ था बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर के, हिंदू मुस्लिम में वहां दंगा हुआ था बहुत जबरदस्त, और वहीं उसी का फायदा लेकर के जो है से वहां बम ब्लास्ट भी कुछ सांप्रदायिक तत्व के लोगों ने करवाया था। उसको जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग बनाया गया था, समझे। तो श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा 1993 से है। उस दंगे में जब ये आयोग बना तो इसने रिपोर्ट दिया कि भाई ये भी एक पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित दंगा है, इसमें नेताओं का मिलीभगत है। फिर वहाँ जो बम ब्लास्ट वगैरह हुआ था तो उसमें अंडरवर्ल्ड डाउन में कोई मेनन करके दाऊद इब्राहिम, इन लोगों का योगदान है दंगे फसाद कराने में, बम ब्लास्ट कराने में, और नेताओं का भी मिलीभगत इसने रिपोर्ट साबित किया। फाइनली हालांकि ये रिपोर्ट बाद में सौंपा था 1998 में, लेकिन एक विवाद है, चाहे नानावटी आयोग हो चाहे श्री कृष्ण आयोग हो, इसमें जिसको भी दोषी बताया गया उसको आज तक उस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। सबसे ज्यादा तो श्री कृष्ण आयोग है, इसने तो स्पष्ट किया था कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति जो हैं वो इसमें आरोपी हैं, लेकिन आज तक उन आरोपियों पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल हम पब्लिक भी तो उठा सकते हैं ना कि जब आयोग किसी भी प्रकार से मामलों को जांच पड़ताल करके सौंप देती है रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट के अनुसार फिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या सिर्फ चाय बिस्किट नाश्ता के लिए ही ये कमेटी बनाई जाती है? बताओ। इस आयोग ने यह भी कहा था कि भाई इस दंगे में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे साहब का बहुत बड़ा योगदान बताया था, उसके बाद कई नेताओं का नाम बताया था, लेकिन किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई उस तरीके का नहीं हुआ। ये बात अलग है, रिपोर्ट में यही दिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे तरफ से कोई बात है, रिपोर्ट ने ये कहा था, समझे। तो जांच समिति किसी तत्कालीन घटनाओं की जांच करती है और ये अस्थायी समिति का हिस्सा है। इसके बाद है सलाहकारी समिति। अब ये एडवाइजरी कमेटी जो है ये क्या करती है? ये किसी विधेयक पर अपना विचार देती है, सुझाव देती है। ध्यान रहे, विचार देती है, सुझाव देती है। अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार का ये विधेयक लाए, ये सिर्फ सुझाव दे सकती है। जैसे संसद में कोई विधेयक आया, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक आया तो उस विधेयक पर ये विचार या सुझाव दे सकती है कि हाँ इसको ऐसे करना चाहिए। आपने जो लाया, जैसे सपोज दैट कि शिक्षा नीति से जुड़े सुझाव देने के लिए, हमारे देश में तो अभी शिक्षा नीति पर बहुत चल रहा है, जो अपने 5+3+ क्या था, 5+3+3, ये जो नया वाला शिक्षा नीति था। पहले वाला क्या था? 5+3+2+2, यानी कि प्राइमरी, मिडिल, हायर, इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन। तो उसको जो बदला गया, फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति आई। तो जो नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के लिए कि हाँ ऐसे करना है, यहाँ पर ये सुधार कर दीजिए, 5वां तक जो है होगा पढ़ाई या जो भी पढ़ाई होगा उसको कौशल इसमें जोड़ दीजिए कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसको स्किल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। उनको मातृभाषा में पढ़ाना है। जो जहाँ का बच्चा है, जैसे हम मगध जोन के बच्चे हैं तो मगध जोन के बच्चों को उनकी मातृभाषा मगही में भी पढ़ाई हो जाएगी। जो भोजपुरी का है वो भोजपुरी में पढ़ लेगा, जो बंगाल का है वो बंगाली में पढ़ लेगा। तो ये सलाह जाहिर सी बात है कि ये समिति दिया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बन रहा होगा तो इसके शिक्षा नीति से जुड़े सुझाव दिया होगा। तो ये सलाहकारी समिति है, वो सलाह देते हैं। जैसे किसानों के लिए नीतियां और योजना तैयार करना, कोई विधेयक तैयार हो रहा है किसान के लिए कि कौन सा फसल बीमा लागू किया जा रहा है, कि या फिर मान लीजिए कि किसानों को पेंशन देने की बात हो या किसानों को सस्ती बिजली देने की बात हो, अगर इस प्रकार का कुछ भी या किसानों से रिलेटेड कोई भी विचार संसद में आता हो, सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में आता हो, तो उस पर विचार देने के लिए कि हाँ क्या होना चाहिए, तो वो सलाहकारी समिति ही काम करती है कि ये होना चाहिए, ऐसे सुधार करना है। मान लो कि भाई मंत्री लोग वहां पर पेश तो कर दिए किसानों के लिए कि हाँ किसानों को 5 रुपया पर यूनिट जो है बिजली का वेतन उसको अति देना होगा, शुल्क देना होगा।
अब हो सकता है कि भाई कृषि सलाहकारी समिति, अब ये यहाँ पर एक्टिव होगा। कृषि सलाहकारी समिति कहेगा लाइए क्या क्या आपने बनाया है, तो रिपोर्ट में पहले से बना हुआ है कि 4 रुपया यूनिट करके इनको शुल्क देना होगा, प्लस जो है फसल बीमा जो है बहुत तरीके का सुधार करने का बात किया होगा, लेकिन सुधार के नाम पर उसमें पता होगा कि किसानों के ऊपर जो है से जबरदस्त जो है से बोझ लाद दिया गया होगा, जबरदस्त बोझ लाद दिया गया होगा। तो कृषि सलाहकारी समिति कहेगी, ये सुझाव देगी कि 4 रुपया नहीं करिए बल्कि 1 रुपया करिए। ये भी कह सकती है कि बल्कि किसानों को जो है आप उनको पेंशन देने का मुहैया करवाइए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमें अनाज देते हैं, हमारे पेट के गड्ढा को भरने का काम करते हैं। तो ऐसे में भी कर सकते हैं ये, समझे ना। तो ये इनका काम है, सलाहकारी समिति का है, जो सलाह देते हैं किसी भी विधेयक पर। ठीक, तो इसके बाद जो है मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि एक होता है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। और ये जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की जो हम बात कर रहे हैं, ये लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। अगर लोकसभा में है तो इनके अध्यक्ष को या इसके नाम का सुझाव लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में है तो फिर नाम का जो पैरवी करेंगे या नाम निर्दिष्ट करेंगे या नाम घोषित करेंगे वो सभापति करेंगे। लेकिन कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो इसलिए इनका नाम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन है, क्योंकि 1 वर्ष के बाद ये बदला जाते हैं। अब ये एक बात और मैं बता दूं कि इनके सदस्य सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं, सरकार में जो बैठे हैं वो भी हैं और जो विपक्ष में है वो भी होते हैं। सदस्य कौन होते हैं वो मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब इनका गठन जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन 1953 में हुआ। सबसे पहले ये समझिए आप कि अधीनस्थ विधान संबंधी की जो बात कर रहे हैं इसकी कुछ बेसिक समझिए आप। जैसे जब संसद या विधान मंडल कोई विधेयक प्रस्ताव कर जब उसको कानून बना देती है तब वो कानून क्या होता है? मूल अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल अधिनियम कहलाता है। लेकिन उस अधिनियम को लागू करने के लिए कई बार जो है या कानून बनाने के लिए सरकार को कई छोटे छोटे नियमावली में बदलाव करने होते हैं या जोड़ने होते हैं, या मान लीजिए कि कानून को लागू करना है तो सरकार को कोई कानून बनाया और उसको लागू करना है तो नियम बनाएगा या कुछ अधिसूचनाएं जारी करेगा छोटे मोटे चीज़ों को, उसको कहते हैं अधीनस्थ विधान। यानी सरकार ने यानी कि सदन ने कानून बना लिया है, अब उस कानून को क्या करेगा? लॉन्च करेगा, लागू करेगा। तो लागू करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होगा, जो लागू करने के लिए जो नियम बनाएगा उसी को बोलेंगे अधीनस्थ विधान। अब जो है लागू करने का जो नियम बना रहा है, एक तो नियम बनाया, अब लागू करेगा तो उसके लिए जो नियम बना रहा है क्या वो नियम सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कहते हैं। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कहते हैं, ठीक है। अब इसको कह सकते हो आप कि नियमों की निगरानी करने वाली संस्था, नियमों की निगरानी करने वाली। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की समीक्षा करती है कि सरकार जो नियम बनाई है वो सही है या गलत है। वो ये देखती है कि सदन में जो पेश किया है विधेयक प्रस्ताव वो संविधान के शक्तियों के अनुरूप है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, ऐसा तो नहीं है कि जो नियम बनाया गया है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ऐसा तो नहीं है कि संविधान के किसी अनुच्छेद को, किसी भाग के किसी अनुच्छेद को हनन कर रही हो। ये जांच करने का काम है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो कानूनों का ये जांच करती है, समझे ना। ये अलग से है, इतना जान लीजिए, ये समझे। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जो है एक कानून बनाया ट्रैफिक रूल के बारे में। ट्रैफिक रूल के बारे में आप समझ लीजिए कि ट्रैफिक नियम बनाया और नियम में बनाया कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपया फाइन लगेगा। बिना हेलमेट के 10,000 रुपया बना तो दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर अधीनस्थ संबंधी जो समिति है ये क्या काम करेगा, उसको जांचेगा, समीक्षा करेगा कि ये जो 10,000 रुपया फाइन की बात है, पहले तो देखेगा फाइन सही है या नहीं, फाइन मारना चाहिए कि नहीं, बोलेगा हाँ फाइन मारना चाहिए। अब जो फाइन का जो शुल्क है कितना है, 10,000। तो भाई जाहिर सी बात है ये जांच में पाएगा ना जी कि ये कठोर है। एक बार मैंने पकड़ा तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया तो बहुत कठोर ना है जी, कठोर है। उसको कम करने का सलाह देगा, कम करने का सलाह देगा कि 10,000 नहीं 100 रुपये में छोड़ दीजिए, समझे। या फिर ये भी प्रावधान करेगा कि जी नहीं, अगर बिना हेलमेट का पकड़ा जाता है तो मार्केट में जो ओरिजिनल ब्रांड का या अच्छे कंपनी की जो हेलमेट है उस हेलमेट की कीमत उससे वसूला जाए और तुरंत उसको हेलमेट दिया जाए। हाँ ठीक है, ये भी तो ये काम कर सकती है अधीनस्थ विधान संबंधी, वहां पर सलाह दे सकती है वहां पर कि ऐसा होगा या, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। यहाँ तो भाई पुलिस महोदय जी अगर पकड़ लें तो फिर एकदम सीधे चलेंगे 3,000-4,000 से, जूता देखेंगे पहने हैं कि नहीं पहने हैं, उसके बाद चप्पल पहन ले है तो उसका फाइन हुआ, जूता काहे नहीं पहने हैं, समझे, हेलमेट काहे नहीं पहने हैं, दूसरा फाइन, पहला फाइन जूता, दूसरा फाइन हेलमेट, तीसरा फाइन गाड़ी का आपका लाइसेंस कहाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा फाइन गाड़ी का कागज दिखाओ, कागज में पाया गया कि प्रदूषण आपका फेल है, 2019 में लास्ट बार जांच हुई थी और 25 चल रही है, समझे ना, तो पॉल्यूशन पर फाइन, उसके बाद जो है गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, बहुत प्रकार का उसमें फेल पकड़ा गया तो कम से कम 5,000 और 6,000 से चलेंगे। और जो दरोगा महोदय होंगे, थानेदार महोदय होंगे या छोटे बाबू होंगे, वो आराम से कहीं छाया में बैठे होंगे कुर्सी पर, और उनके 4-5 जो चेला चपाटी होते हैं वो कहेंगे इतना लगे तो इतना तो लगेगा, इतना लगेगा बाबू, और ज़्यादा कुछ कहे कि हमसे इतना नहीं बनेगा सर, प्लीज़ सर, हम स्टूडेंट हैं सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज़ सर, मारेंगे मुँह पर जगह, डांट डपट करके फाइनली जा करके 500-600 में बात फिर बन जाती है, डील हो जाती है। फिर 500-600 पर डील होने के बाद वो स्टूडेंट को छोड़ दिया, पुलिस भी कहते जाओ स्टूडेंट है छोड़ दो जाए तो। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस का ऐसा मूड कि जो आपको 300-400 रुपया ले करके जो छोड़ देती है, समझे, आप भी लीगल तौर पर जो फंसे रहे होते हैं उसमें जितना फाइन का प्रावधान है उसको भरने से बच जाते हैं, तो ये मूड हर बार नहीं रहता हूँ, ये कभी कभी रहता है, समझे ना। कुछ उनका रूल है कि मान लीजिए कि रहता है कि भाई इस थाने से एक दिन में इतने मामले तो कम से कम आने ही चाहिए, अगर नहीं जाएगा, मान लीजिए कि हम लोग के क्षेत्र से नहीं गया तो वहाँ हेड ऑफिस भी कहेगा ना कि कितना सुधरा हुआ ये क्षेत्र है तुम्हारा, एगो भी बिना हेलमेट वाला केस नहीं आ रहा है, एगो भी लाइसेंस वाला नहीं आ रहा, तो वहाँ शो करना होता है। अब शो करने के लिए भाई टारगेट है कि आज दिन भर में कम से कम 20 मोटरसाइकिल पकड़ लेना है, ऐसा वाला जो बिना हेलमेट वाला हो, तो पहले वो अपन टारगेट को फुल कर लेंगे, उसके बाद आपसे 500-600, हाँ फिर बाकी पकड़ लिए, टारगेट फुल करने के दरमियान में आप पकड़ा गए, फिर उसके बाद मारेंगे इतना 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 इतना, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन चालान कट रहा है, हाँ जाइए कोई बात नहीं, निकलो बाबू निकलो, पीछे से काट दिए जाओ भारत रहो, तो ऐसा भी है। तो खैर जो भी चीज है, तो जो भी कानून प्रक्रिया बनती है, अब आपको समझ में आ गया कि जो बनता है उसको पहले जांच किया जाता है, समझ रहे हो ना, उसको पहले क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। जैसे शादी विवाह में जब खाना बनाया जाता है तो हलवाई पहले खिलावे से पहले उसको खुद पहले जांच करता है कि नमक है, हल्दी सही है, मसाला सही है, स्वाद सही है, समझे ना, मात्रा बढ़ाना पड़ेगा कि ज्यादा मात्रा में नमक डाला गया तो पानी बढ़ा दो पानी बढ़ा दो, पूरा पानी डाल दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई लगता है ना कि लोगों की संख्या ज्यादा है और सब्जी की मात्रा बहुत कम है, तो लाओ मिर्चाई लाओ, मिर्चाई का पूरा पाउडर डाल दिया गया, मिर्चाई का पूरा पाउडर डाल दिया जाता है ताकि पूरा तीखा लगे, लोग एक पूड़ी में एकदम गंगा जमुना और सरस्वती का मिश्रण कर ले रहे, और उसके बाद के बस आप नहीं समझे, तो वो भी समझो कि वो भी समिति ही है, समझे ना। अलग बात है कि शादी विवाह में जो है ना, लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, मामू और फूफा और बहनों, इन लोग का 3 लोगों का बहुत जिम्मेदारी होता है, वो विधान संबंधी वाला यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा, देना उना कुछ है नहीं पैसा उसका, बस यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये यहाँ सुधारो, यहाँ लगाओ, तो वो भी एक प्रकार की कमेटी ही है जो जांच करती है।
समझे ना। तो यहाँ पर भी कमेटी है। तो संसदीय समिति का काम क्या है? योजनाओं को, प्रस्तावों को जांच करना, यानी निगरानी करना, सरकार पर नियंत्रण करना। एक बार रिपीट कर लेते हैं, संसदीय समिति के कितने प्रकार हैं? 2। अस्थायी समिति, अस्थायी समिति में कितने हिस्से में? वित्तीय समितियां, वित्तीय समिति के अंतर्गत कौन आएगा? लोक लेखा समिति, पब्लिक स्टैंडिंग कमिटी, प्राकलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी, लोक उपक्रम समिति यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, वित्तीय समिति। अन्य स्थायी समितियों में देख लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, कार्य मंत्रणा, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। अब अस्थायी में अगर आते हैं तो जांच समिति और सलाहकार। सलाहकार का काम है कि समिति का किसी विधेयक पर अपना विचार देगा, सुझाव देगा। और जांच समिति का काम क्या है? किसी तत्कालीन घटना को जांच करना। जैसे मान लीजिए अभी प्रयागराज में जो घटना हुआ, भगदड़ मचा, तो इसके लिए कमेटी बनाई जा सकती है कि भाई भगदड़ का कारण क्या है, कमेटी। तो वो जो कमेटी बनाई जाएगी वो किसमें आएगी? जांच समिति। तो नानावटी आयोग जांच समिति का उदाहरण है, श्री कृष्ण आयोग जांच समिति का उदाहरण है, हरबो आयोग जो तत्कालीन घटना में बनाया गया वो जांच समिति का उदाहरण है। तो नानावटी आयोग गुजरात दंगा 2002, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे 1993। सलाहकारी समिति में बता दिया मैंने आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर कृषि सलाहकारी समिति, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। सलाहकारी तो सलाहकारी हो गया। अधीनस्थ विधान संबंधी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। कितना होता है? 15। इसका अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का गठन कब हुआ था? 1953। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो संसदीय समिति मैंने आज जो पढ़ाया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अंतर्गत जब 1921 में ये आया था अस्तित्व में, तो वो आपको समिति समझ में आ गया है। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी समिति में, खास करके वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, क्योंकि ये जरूरी है और ये थोड़ा अलग वे में चलेगा, डीपली वे में, इसलिए मैंने पहले इसको क्लियर कर दिया। समिति का दूसरा भाग, पहला भाग जो बचा हुआ है वित्तीय समिति, वो हम लोग अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और जो वीडियो में अभी तक अंतिम तक बने हुए हैं, जो विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें हौसला प्रदान करें।